हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी की क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही हम आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। इस चैनल की स्पेशलिटी इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में है कि हम आपको हिंदी और कंप्यूटर डेडिकेटेडली तैयार कराते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। और साथ ही हम आपको क्वांट और रीजनिंग के भी कुछ बेहतरीन सेशंस लेके आते हैं, जिससे कि आप कम समय में अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम आपको काफ़ी सारे सेशंस को लेकर आते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो और हर चीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके कोई भी कंटेंट हमारा चेक कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम आपको बहुत सारी अपडेट्स लगातार देते रहते हैं और बहुत सारी ई बुक्स और फ्री पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं, जो रहने वाली है वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर। और हम आज आपसे 40 प्लस वाक्यांश के लिए एक शब्द डिस्कस करने वाले हैं। एक ही क्लास के अंदर आपसे हम वो बेहतरीन वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और किस तरह से पूछे जाते हैं ये मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, तो आज भी मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस तो कर ही दूंगा कि आपके में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का इसका आप उत्तर दीजिए, कि इस तरह से आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए। वहाँ पे वो आपसे क्या करेगा कि वो आपको एक गद्यांश के अंदर एक शब्द की, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसकी व्याख्या उस गद्यांश में लिखी होगी और आपको वो पूछ लेगा कि इस इन शब्दों की, या फिर जो वो बोल्ड कर देगा या उनके नीचे अंडरलाइन कर देगा कि इन शब्दों के लिए कोई एक शब्द अगर प्रयोग करना हो तो इनमें से कौन सा आएगा। इस तरह से आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मेंस के अंदर हर एक नंबर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि मैंने आपके लिए किस तरह से इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है। मैंने इनके सामने कोई भी आंसर्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं इनके सामने आंसर्स लिखूंगा तो होगा क्या कि आप लोग इसको देखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसको फिर डाल दोगे, एक बार पढ़ लोगे, और जब दोबारा पढ़ने के लिए आपका रिवाइज करने का टाइम आएगा तो आपके सामने जब वो आंसर्स लिखे होंगे तो आप उनको रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं हर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, पढ़ूंगा पहले सेंटेंस, फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसका आंसर लिखूंगा। तो इस तरह से अगर हम चीज़ें करेंगे तो बहुत ईजिली आप उन चीज़ों को याद रख पाएंगे और आगे जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहला कि हाथी हाँकने का छोटा सा एक भाला होता है। हाथी के ऊपर जब लोग सवारी करते हैं तो हाथी इधर उधर भागने ना लगे, उसको रखने के लिए कि हाथी किस तरह से अंकुश में रहे, उसके लिए वो लोग एक छोटा सा भाला यूज़ करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाथी हाँकने का छोटा सा भाला, कभी कभी इसको कांटा भी कह दिया जाता है। तो इसको जो हम बोलते हैं, तो क्यों करते हैं हम कि सर हाथी हमारा जो है वो अंकुश में रहे, तो इस छोटे से कांटे को या इस छोटे से भाले को हम अंकुश ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको अंकुश ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपसे कहा जा रहा है जो कहा न जा सके। तो जो कहा न जा सके यानी कि वो कैसा होगा? अकथनीय। कथनीय क्या हो जाएगा? फिर जिसे कहा जा सके वो हो जाएगा हमारा कथनीय, लेकिन जिसे न कहा जा सके वो हमारा हो जाएगा अकथनीय। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर अगला देखो कि जिसे क्षमा न किया जा सके। जिसे क्षमा न किया जा सके, तो इसी से मिलता जुलता एक आपको वर्ड्स दिखाई देगा और बहुत से लोग जानते भी होंगे इसको, क्या बोलते हैं? अक्षम्य। और आपके एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा डाउट लेके आएगा आपके मन में, तो ये वहाँ लिख देगा अक्षम, लेकिन अक्षम नहीं लोगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो किसी भी काम को करने के लिए एबल नहीं है, उस कैपेसिटी के लिए, उसको हम कहते हैं अक्षम है। ठीक है, जिसकी वो क्षमता उस किसी काम को करने के लिए ना हो वो व्यक्ति अक्षम होता है। लेकिन अक्षम में क्या होगा कि जिसे क्षमा न किया जा सके। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से अंतर होते हैं और ये सेशंस में मैं लेके आता हूँ कि जहाँ पे आपके बहुत छोटे छोटे से जो अंतर होते हैं उन शब्दों को हम क्लियर भी करते हैं। तो फिर अगला देखिए कि जिस स्थान पर कोई न जा सके, ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ पर कोई न जा सके? अगर कोई नहीं जा सकता यानी कि अगम्य। ऐसा स्थान जहां पर कोई ना जा सके इसको हम कहते हैं अगम्य। ठीक है, तो अगला देखते हैं जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो इसको हम क्या बोलते हैं? अजर। ठीक है, और एक शब्द आपने सुना होगा अजिर।
क्या आपने ये सुना है? मंगल भवन अमंगलहारी। इसमें जब आपने देखा होगा तो इसमें एक शब्द आता है अजिर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मंगल भवन अमंगलहारी अजिर हूँ दशरथ। मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ इसको, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। तो जो अजिर है इसका अर्थ क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा भाई, होमवर्क के जो आंसर कमेंट बॉक्स में देगा मैं उसकी डेली एक स्क्रीनशॉट लूँगा और आपके साथ और सबके साथ शेयर किया करूँगा कि जो भी हमारे आंसर्स दिए जाएंगे, हमारे होमवर्क के जो आंसर्स होंगे, जो भी लोग देंगे, हम उनका जो नाम है और उनकी कमेंट वो हम अपने चैनल पर शो किया करेंगे। तो अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो इसको हम कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, अगला देखो, जो जीता ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अजेय। जिसको जीता न जा सके उसको हम कहते हैं अजेय। ठीक है, राइटिंग आपको बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ बहुत आराम से बोल रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए हम लोग अगली स्लाइड पर चल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट दिखने लगे। ठीक है, चलिए, जिसका ऊपर कथन किया गया हो इसे क्या कहेंगे? बताइए, आपने इस चीज़ को बहुत बार सुन भी रखा होगा। जिसका ऊपर कथन किया गया हो, कथन किया गया हो का क्या मतलब है? कि जिसका ऊपर कहा गया हो, यानी जिसके बारे में ऊपर कहा गया हो। तो बहुत बार आपने इन चीज़ों को सुना होगा, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? क्या आपने इस शब्द को कभी सुना है? उपर्युक्त। बिल्कुल सुना होगा। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किए जाते हैं? प्रश्न पूछते समय कि उपर्युक्त गद्यांश में आए इस वाक्य का क्या अर्थ है, या उपर्युक्त गद्यांश में आए ये इस चीज़ का अर्थ बताइए, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम दीजिए। तो उपर्युक्त का क्या अर्थ है? कि जिसका ऊपर कथन किया गया हो, जिसके बारे में ऊपर बताया गया हो। यहाँ तक क्लियर? अगला, कुएं के पास का वह स्थान या फिर कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसको क्या कहा जाता है? कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सर उबारा। क्या कहा जाता है? उबारा। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, नया वर्ड है। तो याद रखना आज के बाद कि कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे हम कहते हैं उबारा। ठीक है, अगला देखो, छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला। ऐसा कौन होता है जो छोटी या बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाते हैं? बताइए। और ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि वो कैसा है? उठाई गिरा। एकदम उठाई गिरा किस्म का इंसान है, यानी कि वो आप अपने घर के बाहर कोई भी वस्तु छोड़ दी वो उठा ले जाएगा तुरंत। इस तरह का व्यक्ति भी हो सकता है। और बताइए, चलिए इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, अगर आपके में आएगा तो आपको पता लग ही जाएगा कि छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाले को हम कहते हैं उठाई गिरा। ठीक है, आगे देखिए, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ऊसर। और बंजर भी तो कहते हैं ना सर, बंजर, कि जहाँ पर कुछ भी पैदा ना होता उसे बंजर कहते हैं या फिर ऊसर कहते हैं। ठीक है, फिर सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, इसका अर्थ होता है उषा। ठीक, इसका क्या अर्थ होता है? उषा। और आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने मॉक टेस्ट कराया था तो उसके अंदर जो एक गद्यांश हमने लिया था वहाँ पे आपने देखा था कि पौ फटने वाला एक मुहावरा यूज़ हुआ था। तो और उसके बाद भोर वाले जो एग्जाम्पल थे, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आपकी जो हिंदी है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। अगला देखो, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे
कोई निष्कर्ष ना निकले उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति एकदम से अगर वो परेशान होता है तो वो किस स्थिति में पहुंच जाता है, किस तरह के उसके विचार हो जाते हैं? ऊहापोह की परिस्थिति में होना। जब आपका दिमाग एकदम से कंफ्यूज होता है तो हम हिंदी में क्या कहते हैं कि वो एकदम से ऊहापोह की स्थिति में है। इसका अर्थ क्या है कि वो एक ऐसी कंडीशन में है जहां पर उसके मन में इतने सारे विचार चल रहे हैं लेकिन वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऊहापोह। ये आपका ह लिखा हुआ है, ऊहापोह। ठीक है। अगला देखो, कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ। बहुत सारी जगहों से मिलाकर इकट्ठा अगर करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एकीकृत। क्या कहेंगे सर? एकीकृत कहेंगे। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबने सुना भी होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उस टाइम पर उन्होंने बहुत सारी रियासतों को एकीकृत किया था, यानी कि कई सारी जगह की रियासतों को मिलाया था और इकट्ठा किया था। ठीक है। आगे की जब आप पढ़ते हैं कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसको हम कहते हैं ऐषणा। बहुत नए वर्ड आपको मिल रहे हैं और कई लोगों ने मुझसे कहा भी था कि सर ऐसे ऐसे सेशन लेके आओ कि वहाँ पे हमारी वोकैब अच्छी हो जाए। तो सर मैं उन सेशंस को इसलिए नहीं लेके आता हूँ क्योंकि मैं अपने हर एक सेशन के अंदर कम से कम 4 से 5 वर्ड ऐसे अपनी तरफ से लेके आता हूँ कि जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और वो क्लिष्ट हिंदी के शब्द होते हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम एक अलग से सेशन चलाने से अच्छा है कि हम अपने टाइम का जो है वो सदुपयोग कर लें, कि हम वहाँ भी 5 मिनट अपने बर्बाद करें और फिर ये सेशन देख रहे हो तो वहाँ भी हमारा टाइम जाए। तो मैं हर वक्त आपके लिए यही कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपका मैं टाइम बचा सकूँ। यही वजह है कि मैं चीज़ों को अपलोड करने में ज़्यादा महत्व रखता हूँ। हम अब लाइव आ सकते हैं लेकिन इसमें हम लाइव इसीलिए नहीं आते क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं लाइव आऊँगा। ठीक है। और वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो या निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे? वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो या जिसे हम निश्चित कहें उसे हम क्या कहते हैं सर? इसको हम बोलते हैं एकांतिक। आपने अभी तक इन वर्ड्स को सुना भी नहीं होगा। आपने एकांत तो सुना होगा लेकिन ये वर्ड है एकांतिक, यानी कि वो स्थिति जो अंतिक हो और निर्णायक हो, यानी कि निश्चित हो। ठीक है। जब आप निर्णायक स्थिति में पहुंच जाओगे तो कैसी स्थिति होगी? वो निश्चित स्थिति होगी। चलिए अगले हम स्लाइड की तरफ पढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में देखो, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, इसको भैया हम क्या कहेंगे? कि जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो यानी कि आपकी इच्छा पर निर्भर हो। जो आपकी इच्छा पर निर्भर होगा उसको क्या कहते हैं बताइए? अभी भी सोच लीजिए, आपने ये शब्द सुना होगा। जो आपकी इच्छा पर भी अगर निर्भर है तो उसको हम क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं क्या? अब तो समझ आ गया होगा क्या लिखने वाला हूं मैं? ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक बोलेंगे। फिर इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इसको हम बोलते हैं ऐन्द्रजालिक। क्या बोलते हैं? ऐन्द्रजालिक। देख रहे हो कि मैं आपके सामने वो सेशन लेके नहीं आता हूं कि जहां पे मैं बहुत पुरानी चीज़ों को लगातार कराता रहूं। समझ रहे हो? मैं ऐसी चीज़ों को बहुत कम लेके आता हूँ कि जिसे काटा जा सके तो हम, जिसे काटा ना जा सके उसे लिख के दो अकाट्य। तो ये सारी चीज़ तो सबको पता होती है और इतनी बार पढ़ा है। हम आपके सामने नए वर्ड्स लाएंगे सर, और इसी वजह से आप हमारे चैनल से जुड़े हो, क्योंकि हम आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जो यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं आज आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि शायद आज मैं लाइव आ सकता हूँ शाम को 5:45 पर। स्पेशल अनाउंसमेंट पहले ही बता दे रहा हूँ कि 5:45 पर मैं आज लाइव आने की कोशिश करूँगा। मैं रिमाइंडर शेड्यूल कर दूंगा, तो वहाँ से अगर शेड्यूल हो जाता है, मैं 4 बजे के आसपास मैं क्लियर कर लूँगा कि मैं लाइव आ पाऊँगा या नहीं। तो 4 बजे के आसपास आप एक बार चैनल को विजिट कर लेना, 4 से 4:30 के बीच में। इवन आप 4:30 के बाद ही करना, कि
4:30 के बाद आप चैनल को विजिट करना। अगर वहाँ पे आपको शेड्यूल दिख रहा होगा कि हम 5:45 पर लाइव आने वाले हैं, तो फिर आप उसका रिमाइंडर सेट कर लेना। और हम वहाँ पर आज क्या बात करने वाले हैं सर, हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी पीओ के नोटिफिकेशन के ऊपर। बहुत सारी मुझे क्वेरीज अगर मिल रही हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी जो बातें हैं उनको शांत करूं, और किस तरह से आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आपको कब देखने के लिए मिलेगा और आपको क्या क्या करना है, उन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो 5:45 पर मैं लाइव आऊँगा और ये चीज़ आपको देखनी है 4:30 बजे चैनल पर विजिट करके, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जो भी जुड़ा होगा उनको तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा कि मैं आऊँगा या नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर चलिए, लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है। बताइए, लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है। ये सब ने पढ़ा होगा कि ओ से ओखली। आज आपको ओखली का सही अर्थ भी पता लग गया है कि ओखली का क्या अर्थ होता है सर। ओखली का सर अर्थ होता है कि लकड़ी या पत्थर का बना एक पदार्थ पात्र होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने अन्न को कूटते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारी स्लाइड में क्या कहा जा रहा है कि सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला। और अगर आपके एग्जाम में प्राचीन नहीं, मतलब जो हमारे पुराने लेखक हैं, नॉर्मली उन्हीं की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, उन्हीं की रचनाओं के ऊपर ज़्यादातर आपको गद्यांश देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको ये वर्ड काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर ये चीज़ें बहुत चलती थी। उसको हम बोलते हैं सर ओझा, ठीक है। अगला देखो, जो उपनिषदों से संबंधित हो, जो उपनिषदों से संबंधित हो उसको हम बोलते हैं सर औपनिषदिक। एक बार ये भी देख लिया करो कि मैं किस तरह से शब्दों को लिख रहा हूँ, क्योंकि एरर वाले क्वेश्चंस में आपको कई बार ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कठिन शब्दों को यूज़ करते हैं जो आपने कई बार कहीं पढ़े ही नहीं होते, तो फिर आप उसमें एरर कैसे बता देंगे, ठीक है। अगला देखो कि जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, यानी कि वो कैसा होगा, शिष्टाचार और व्यवहारिकता के लिए जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक, यानी कि फॉर्मेलिटी, ठीक है। अगला देखिए सर, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, इसको हम क्या कहेंगे, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, इसको हम कहते हैं सर औरस। दोबारा लिख देता हूं, औरस, ऐसे, ठीक है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, इसको हम बोलते हैं सर औरस, ठीक है। आगे सुनिए, हड्डियों का ढांचा, बायोलॉजी वाले सब जानते हो कि हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल। अब तो सबको ही पता होगा, बायोलॉजी वाले क्या, ये तो मैथ वालों को भी पता होगा कि कंकाल। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली स्लाइड में आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो अपने ऊपर निर्भर हो, इसको हम क्या कहेंगे, जो अपने ऊपर निर्भर हो। बताइए, जो स्वयं के ऊपर अगर निर्भर है तो वो क्या कहलाएगा, वो सर क्या कहलाते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि अभी मोदी जी चला भी रहे, कौन सा अभियान चल रहा है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनिए। लेकिन आप आज देख भी रहे होंगे कि देश की क्या स्थिति चल रही है, तो उस कंडीशन में ये आत्मनिर्भर शब्द से भी थोड़ी सी ग्लानि हो जाती है कि हम कितना आत्मनिर्भर बने। क्या हमें आत्मनिर्भर इस हद तक बनना पड़ेगा कि हमें जो बेसिक, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे चिकित्सा की सुविधाएं हो गई या फिर हमारी जो जीविका की सुविधाएं हो गई, वो भी हमें बहुत ही मुश्किल से मिल पाएंगी। तो ऐसे आत्मनिर्भर ये चीज़ नहीं सही लगती। हालांकि इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो आगे की जो भी हमारी मंत्री कह लीजिए या फिर जो हमारे अधिकारीगण हैं, वो उन चीज़ों को उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते, क्योंकि योजनाएं तो हर सरकार के अंदर बहुत अच्छी बनती हैं। और जब आप उन योजनाओं के बारे में पढ़ते हो तो उन योजनाओं के बारे में पढ़ने पर ऐसा लगता है कि देश का बहुत अच्छा भला हो जाएगा। और हर सरकार में बनता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सरकार कर रही हो, हर सरकार में ऐसा होता है। लेकिन आने
उस योजना को इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे तरीके से कर पाए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो अपने ऊपर निर्भर हो उसको सर कहते हैं आत्मनिर्भर, या फिर उस व्यक्ति को हम क्या और कहते हैं कि स्वावलंबी। हमेशा आपने सुना भी होगा कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वावलंबी बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए और आरआरबी पीओ में नंबर लाइए। यही आपसे कहने का मतलब है। चलिए आगे देखते हैं कि व्यर्थ का प्रदर्शन। व्यर्थ का प्रदर्शन इसको क्या कहते हैं? आडंबर। व्यर्थ का प्रदर्शन इसको क्या कहते हैं? आडंबर। कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो आपके सामने व्यर्थ का प्रदर्शन करेंगे। कैसे करेंगे सर? कि धर्म के नाम पर अगर मैं देखूं तो वो क्या करेंगे कि भाई हम बिना नहाए हुए, कुछ पानी भी नहीं पीते, हम जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब वही आप बीमार पड़ जाते हैं तब तो सर सब करना पड़ता है, खाली पेट दवा भी खानी पड़ती है, नहा भी नहीं सकते। तो वो आपका फिर क्या हो जाता है? आडंबर की तरह चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पूरे जीवन तक इसको हम क्या कहेंगे। ये सबको पता होगा कि पूरे जीवन तक अगर कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आजीवन। आजीवन। अगला देखिए कि अपनी हत्या स्वयं करना। अब इंग्लिश में सबको याद आ गया होगा कि अपनी हत्या स्वयं करना, सुसाइड। अब सुसाइड की कई लोगों को पता है, हिंदी बहुत मुश्किल से याद आती है। क्या कहते हैं सुसाइड को? आत्महत्या। और ऐसा कई बार होता है कि हमें उस शब्द की इंग्लिश से ध्यान आ जाती है, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहना है वो सर बिल्कुल भूल जाते हैं। तो अपनी हत्या स्वयं करना इसको कहते हैं आत्महत्या। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, बताइए। आज तक नहीं सुना होगा, सुना बहुत होगा इन शब्दों को सुना होगा कि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हो? अब बहुत से लोगों के मन में विचार होगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। सर ये तो मुहावरा हो गया, मैं तो एक शब्द पूछ रहा हूं। अभी यही चीज आपसे पूछ ली जाए तब आप क्या करेंगे, बताइए। इसको हम क्या बोलते हैं? आत्मश्लाघी। देख रहे हो आपके लिए कितने बेहतरीन हमने ये सेशन लिए हैं। हर चीज़ हम आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी की प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हम नहीं करते कि आपके लिए बिल्कुल बेजान चीज़ें ले आए जो आपने अभी तक पढ़ते हुए आए हो और उनका कोई मतलब नहीं होता पढ़ने का। हम एकदम क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं। चलिए अगला देखो कि कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई न जानता हो। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको कोई पहले न जानता हो। यहाँ पर बात किसकी हो रही है सर? बनाने की हो रही है। तो बनाने के संदर्भ में हम क्या लगाएंगे? आविष्कार। ठीक है, आविष्कार और खोज में क्या अंतर होता है? आविष्कार और खोज में क्या अंतर होता है बताइए। आपके सामने एक शब्द लिखा है आविष्कार, और एक शब्द मैं लिख देता हूं खोज। बताइए दोनों में अंतर क्या है? सर जमीन आसमान का फर्क है। आविष्कार क्या है? जैसा कि अभी आपने पढ़ लिया, यहां पे वस्तु क्या हो रहा है? वस्तु बनाई जा रही है। अब ये वस्तु हो सकती है, हाँ वस्तु ही मान के चलिए कि वस्तु बनाई जा रही है। ठीक है, यानी कि ये वस्तु पहले से दुनिया में जिस रूप में बनाई गई है ना, उस रूप में मौजूद ना हो। पहले से दुनिया में, यानी कि जिन चीज़ों से बनाई जा रही है वो तत्व तो मौजूद होंगे, लेकिन जिन चीज़ों से मिलाने के बाद एक नई चीज़ आपकी जो बनी वो उससे पहले कभी बनी ही ना हो, तो आप क्या कहेंगे? उसको आविष्कार कहेंगे। जबकि खोज में क्या है? वस्तु बनाई नहीं जाएगी। अगर आप स्थान की भी बात करते हैं तो वो स्थान नया बनाया नहीं जाएगा, वस्तु बनाई नहीं जाएगी। अगर सर वस्तु बनाई नहीं जाएगी तो इसका क्या मतलब है? तो हम खोज कैसे कर रहे हैं? वो सर दुनिया में पहले से मौजूद होगी, पहले से मौजूद होगी। तो सर इसकी खोज कैसे मानेंगे? सर इसकी खोज ऐसे मानी जाएगी कि पहले से दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन उसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, और जो व्यक्ति उनका ज्ञान, उन वस्तुओं का ज्ञान कराते उसको कह देते हैं खोजकर्ता। ठीक है, आज के बाद समझ गए होंगे, क्योंकि आपने अभी तक यही सुना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब ऐसा थोड़ी है कि वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज की तभी भारत बना। भारत तो पहले से था, लेकिन बहुत से पूरे विश्व को इस बारे में जानकारी नहीं थी। समझ गए? अब देखो, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसको सर क्या बोलते हैं? आस्तिक।
और शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। कई सारे हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे या फिर जो आप वीडियो देख रहे हो तो उनके नाम भी आशुतोष होंगे, और उनको अपने नाम का अगर अर्थ नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला व्यक्ति आशुतोष कहलाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपकी आज की लास्ट स्लाइड है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि विदेश से देश में माल मंगाना, इसको हम क्या कहेंगे सर? विदेश से देश में माल मंगाना आयात कहेंगे या निर्यात कहेंगे बताइए? इसको हम आयात कहेंगे या निर्यात कहेंगे बताइए? देखो सर, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। विदेश से देश में माल आया, विदेश से देश में माल मंगाना यानी कि विदेश से देश में माल आया तो आयात हो जाएगा, और अगर आप फिर देश से बाहर भेज रहे हो तो क्या कर रहे हो? निर्यात कर रहे हो। फिर सिर से पांव तक, कई सारे लोगों ने इस वर्ड को सुना भी होगा, और नहीं अगर आपने सुना है तो सिर से पांव तक, इसको क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। आप मुझे ये बताना कि ये जो तरीका है मेरा वाक्यांश के लिए एक शब्द कराने का, क्या वो आपको पसंद आ रहा है, या फिर मैं उस पहले बाकियों की तरह करा दिया करूं कि मैं इसके सामने इसके आंसर्स लिख दूं फिर आपके सामने लगातार बोलता जाऊं? अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरह से चीज़ें जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे अगर मैं आपको कराऊंगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी और रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। फिर आगे चलिए, प्रारंभ से लेकर अंत तक रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि आपको अपनी जो रियलिटी है वो पता लग जाएगी, आपको कौन सी चीज़ें याद है और कौन सी याद नहीं है। अगर आपके सामने लिखी होंगी चीज़ें तो फिर एक बार के लिए उस पर ध्यान चला जाता है। फिर आगे देखो, प्रारंभ से लेकर अंत तक, इसको हम क्या कहेंगे? प्रारंभ यानी कि प्रारंभ का अर्थ क्या होता है? आद्य, और अंत का मतलब क्या होता है? अंत। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक यानी कि आद्योपांत। ठीक है, सेशन तो पसंद आ ही रहा होगा, ऐसे ही हम आपसे आशा रखते ही हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सर लाइक कर देना। फिर अपनी हत्या स्वयं करने वाला, अपनी हत्या स्वयं करने वाला, बताइए। अरे ये तो फिर से आ गया, अपनी हत्या स्वयं करने वाला। अच्छा हाँ, देखिए अंतर है, मैंने अभी ध्यान दिया। इसको हम बोलेंगे सर आत्मघाती। क्या बोलेंगे इसको? आत्मघाती। अंतर क्या है फिर सर? आत्महत्या, अपनी हत्या स्वयं करना, वो आपका हो जाएगा आत्महत्या, और वो व्यक्ति जो आत्महत्या कर रहा है उसको कहेंगे आत्मघाती। ठीक है, तो जो अतिथि का सत्कार करता हो उसको क्या कहेंगे सर? जो अतिथि का सत्कार करता है, बताइए। अगर क्रिकेट की कोई टीम आपके यहाँ आती है क्रिकेट खेलने या फिर कोई भी गेम खेलने, बाहर की टीम अगर हमारे देश में आती है तो भारत क्या करता है? जैसे इस बार जापान ओलंपिक की क्या करने वाला है सर? मेजबानी। तो मेजबानी करने वाला है तो जापान क्या हो जाएगा? मेजबान, यानी कि वो अतिथियों के सत्कार का करेगा, या फिर उसको हम कहेंगे आतिथेय। ठीक है सर, आतिथेय। अगर देखो, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, इसको बताइए क्या कहते हैं? इसको सर कहते हैं आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग, ठीक है, ये आपका आत्मोत्सर्ग लिखा हुआ है। आत्मोत्सर्ग, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, ऐसे लोगों को कहते हैं आत्मोत्सर्ग। ठीक है, अगला देखो कि जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जो बहुत ही क्रूर व्यवहार करता हो, कंस जैसे लोग। और आपने ये चीज़ अगर पढ़ी है पुराने, अगर आपने क्या कहें उपन्यास या फिर ये चीज़ अगर पढ़ी है तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? कि आतताई था। ठीक है, अगला देखें कि जिसका संबंध आत्मा से हो, जिसका संबंध आत्मा से हो यानी कि वो क्या होता है? अब मुझे ये बताओ, आध्यात्मिक होता है या आध्यात्मिक होता है? अगर आप आध्यात्मिक सोच रहे हो तो आप गलत हो, सही वर्ड होता है हमारा आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। ठीक है सर, और एक ये इसको कराने के बाद मैं एक जानकारी देने वाला हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा जुड़े रहना 2 मिनट के लिए बस, कि जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो वो क्या कहलाएगा सर?
आक्रांत, जिस पर हमला किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं सर आक्रांत। तो आज का सेशन यहीं तक था। तो एक बस छोटी सी जानकारी है कि हम जानकारी क्या देने वाले कि आज हम आप लोगों को 4:30 बजे के बाद चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कर लेना। 4:30 PM के बाद मस्ट विजिट कर लेना एक बार चैनल को। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है। और हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि अगर आप ये 4:30 बजे आपको क्यों विजिट करना है, क्योंकि सर हम आज प्लान कर रहे हैं कि हम 5:45 पर आपके साथ ऑनलाइन जुड़ें। 5:45 पर हम प्लान कर रहे हैं कि हम आपके साथ ऑनलाइन जुड़ जाएं। तो एक बार आप लोग विजिट ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगर हम जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शेड्यूल हम कर देंगे स्ट्रीमिंग को। और अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम सैटरडे को तो हम 100% जुड़ेंगे सर। सैटरडे को हम 100% जुड़ेंगे। और आपकी जो हिंदी की क्लास है और वो तो हम सर लाइव लेने वाले हैं सैटरडे के दिन, ठीक है। टाइम मैं आपको बता दूंगा क्या टाइम हम रखेंगे। तो लेकिन सैटरडे को हम हिंदी की क्लास लाइव लेने वाले हैं, तो उसके लिए आप जुड़े रहना। और आज 5:45 पर शायद मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, तो आप एक बार 4:30 बजे चेक कर लेना। बस इतनी सी बात थी। और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए बस हमारा चैनल को, और बस आगे बढ़ते रहिए।